नमस्कार साथियों। व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है, दरअसल आप उसे इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस से जोड़कर देख सकते हैं, जीएस पेपर 2, कुछ हद तक जीएस पेपर 3 को भी। तो चलिए, रक्षा उत्पाद में भारत का जो आत्मनिर्भरता है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी के मतलब क्यों बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा, आगे और कैसे इसे मजबूत किया जाए, इसे ही दरअसल हम आज समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक है दरअसल रक्षा में स्वदेशीकरण और नवाचार का प्रोत्साहन। मतलब ये कि खैर मैं आगे बताऊंगा फिलहाल। और इस टॉपिक को जिस प्रश्न के माध्यम से हम सभी आगे बढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार होगा कि भारत के लिए रक्षा स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण का महत्व तथा इनसे जुड़े प्रमुख मुद्दे। एक सेकेंड में आवाज एक सेकेंड में आवाज तो इधर सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बहुत कुछ बताऊं। रक्षा जो क्षेत्र है, डिफेंस सेक्टर भारत का, उसमें बहुत सारे डेटाज है जो आपको जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि भारत में जो बजट आता है उस बजट में सबसे ज्यादा जो खर्च होता है, सबसे ज्यादा पैसा या फिर कह लें धन आवंटन जिस क्षेत्र के लिए होता है, तकरीबन वो है हमारा रक्षा बजट। आई मीन रक्षा क्षेत्र तकरीबन 4 लाख करोड़ के आसपास जो ये राशि है, 4,70,000, यदि मेरी याददाश्त सही है तो कोई बात नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा, 4 लाख करोड़ के आसपास होगी जो अकेले रक्षा क्षेत्र को यूं कहें तो आवंटित होती है। दूसरी बात जो हमें ये जानने की आवश्यकता है वो ये कि विगत वर्षों में, दरअसल जब भी मैं विगत वर्ष कहूंगा तो रेफरेंस ईयर तकरीबन 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसे आप समझेंगे, क्योंकि डेटा उसी के आधार पे अभी फिलहाल जो आ रही है। सिप्री एक संस्था है जो रक्षा विशेषज्ञ या यूं कह रक्षा क्षेत्र से संबंधित डेटा उजागर करती है, डेटा बताती है, स्टडी करती है, जो भी है उसके द्वारा की जाती है फिलहाल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 के पहले हम तकरीबन बहुत बड़े आयातक थे। और इसका मतलब ये नहीं कि आज हम आयातक नहीं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयुध आयातक जो है वो भारत है और वर्षों से बना हुआ है। अगर प्रतिशतता की बात करें तो 4.7, यानी कि ओवरव्यू, तो विश्व की जितनी रक्षा आयात निर्यात होती है उसमें भारत की भागीदारी तकरीबन 5% के आसपास है। ये प्रतिशतता और धीरे धीरे बढ़ रही है। ये एक तरीके से आपका सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए कि भारत जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी जो मजबूती है वो रक्षा क्षेत्र में मजबूत बढ़ा रहा है, मीन स्ट्रेंथन कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसी डेटा को लेकर ये हो सकती है कि विगत वर्षों में जो हमारे प्रयास रहे हैं स्वनिर्मित आयुध सामग्री बनाने का, वो बहुत प्रफुल्लित तरीके से उभर कर एक पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा देखने को नहीं मिला। इसके पीछे का जो वजह है, इसके पीछे का जो कारण है, हम अभी विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आइए सबसे ये पहले जानने का प्रयास करते हैं कि भारत के लिए स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण का महत्व क्या है। दरअसल मैं दो शब्द यूज कर रहा, स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण। स्वदेशीकरण इसलिए चूंकि स्वाभाविक तौर पे रक्षा का बात है और ये एक सेंसिटिव जोन होता है जहां तमाम चीजें आपकी स्वायत्ता को डिफाइन करती है ना। तो खैर बंद दिखाया हो क्या। तो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा कि हम दरअसल अभी दो शब्द यूज कर रहे हैं, स्वायत्ता और स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण। ये दोनों ही भारत के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, डिफेंस सेक्टर है, उसको मजबूत बनाता है। क्यों, आगे थोड़ा बढ़ेंगे। फिलहाल अभी इस पे अगर मैं आ जाऊं तो जो इसके बाद वाली टॉपिक है वो पुनरावृत्त हो जाएगी। तो भारत के लिए स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण का महत्व में पहली बात है सामरिक स्वायत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा। दरअसल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं साथियों कि सभी देश का अपना अपना एक रक्षा क्षेत्र होता है, छोटे पैमाने या बड़े पैमाने पे भी। जैसे मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो जापान का कोई एज सच अपना सेना नहीं है, एज सच कोई अपना डिफेंस सेक्टर नहीं है जिसमें वो आगे बढ़ सके या यूं कहें तो जिसे वो बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित कर सके। फिलहाल हालांकि ये बातें भी निकल कर आई है कि जापान भी अपने तरीके से अपने स्तर पे अपनी रक्षा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जब परमाणु बम उस पर दागे गए थे अमेरिका के द्वारा, तो उसी वक्त जब बर्बादी हुई उसके बाद अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो कंपनसेशन तो नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ी सी
इस बात को बता करके कि हाँ, आज के बाद रक्षा की जो ज़िम्मेदारी है जापान की, वो मेरे ऊपर है, आई मीन अमेरिका के ऊपर है। और कोई भी देश उसके ऊपर हमला करता है तो अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा और उसकी पूरी ज़िम्मेदारी रक्षा की दरअसल अमेरिका के पास है, ये बात आपको पता होगा। लेकिन अभी ऐसी बातें निकल कर आ रही है कि जापान भी इस क्षेत्र में अपने तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। मैं इसलिए ये एग्जाम्पल देना चाह रहा क्योंकि अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल अभी कौन है? कोई नहीं। विशेष तौर पे जब हम रक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, अपनी जो ये क्या नाम है, डिफेंस की बात करते हैं उसमें, लेकिन फिर भी जापान क्यों इस प्रकार की जो संरक्षण है इससे बचने का प्रयास कर रहा है? सबसे पहली बात वही जो मैंने बताई, सामरिक स्वायत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा। सामरिक स्वायत्ता किस हिसाब से, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। भारत को केंद्र में लेते हुए, भारत सबसे ज्यादा जो आयुध सामग्री है, आयुध सामग्री कहने का मतलब गोला बारूद, हालांकि वो तो खुद ही बनाता है, ये क्या नाम है, ड्रोन, जो लड़ाकू विमान है, ये फ्रांस से, रूस से, अमेरिका से, इजराइल से, और कौन देश है? और कोई नहीं है फिलहाल। मतलब यही जो प्रमुख देश हैं जिससे ये निर्यात करता है, सॉरी आयात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपने देखा होगा विगत महीने में भारत की जो प्रधानमंत्री हैं, एक सप्ताह एक महीने के अंदर तकरीबन पूरे यूरोप का चक्कर लगाया। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फिर क्या नाम है, रसिया, यूक्रेन, ये तमाम देश जो बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त है राजनीतिक स्तर पे, उन्होंने वहां जाकर के जो अपनी एक उपस्थिति है दर्ज कराई। मैं बार बार इसको इस लिहाज से देखने का प्रयास कर रहा कि आप जब भी किसी भी चीज को लेकर किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं तो आपके अपने जो स्वायत्तता है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल मैं यूक्रेन को भी साथ में लूं तो अभी हालिया में देखा आपने मार्च या फिर फरवरी के लास्ट में महीने में कि जो तीखी बहस हुई, मार्च में ही दरअसल जो तीखी बहस हुई यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है उनके और अमेरिका जो राष्ट्रपति है उनके मध्य में, ये क्यों हुआ है ना, आपको इसमें समझना चाहिए। हालांकि जो भी राजनीतिक मुद्दे बनी उसमें एज ए एस्पिरेंट आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, जो भी इस प्रकार की जो स्थितियां बन रही, उस स्थिति में भारत को क्या लाभ है, भारत का क्या नुकसान है, भारत का क्या स्टैंड होगा, इस पे आपको ओवरव्यू रखना है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आपको मेंस में ऐसा सवाल आ सकता है। अगर मेंस में नहीं तो फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि ये भी जो तमाम क्रियाविधि हुई, जो भी न्यूज में ये बातें हुई, इससे भारत को क्या लाभ है, भारत को क्या नुकसान है, भारत का क्या पक्ष रहेगा। आप यदि आप यदि भारत के डिप्लोमेट के तौर पे साझाकरण हेतु आप जाते हैं तो आपका किस प्रकार का वही चीजें होंगी, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यदि आप किसी देश से आयुध जो रक्षा निर्यात है उस पर अगर आप निर्भर हैं, आयात पर निर्भर है, तो आपको समझौता करना पड़ेगा, जैसे कि अभी यूक्रेन से करना पड़ रहा, यूक्रेन को करना पड़ रहा। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा। अभी कभी कभी ये भी न्यूज आने को मिलती है कि अभी युद्ध समाप्त अब नहीं होगा वैसे वैसे, लेकिन अभी ऑफिशियली ना ही रूस ने और ना ही यूक्रेन ने कोई इस प्रकार की घोषणा की जिससे ये समझा जाए कि युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि यूक्रेन पूरे जोरों शोर से ये कहता है कि मैं युद्ध समाप्त करने के क्षेत्र में हूँ, लेकिन रशिया कहीं ना कहीं पीछे हट जा रहा, क्योंकि पता है अभी यूक्रेन बैकफुट पे है और इतना ज्यादा जो नुकसान हुआ है कुछ भरपाई तो होनी चाहिए। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, वास्तविकता कुछ इससे और इतर हो सकती है। बहरहाल, तो अभी जो युद्ध हुआ या फिर यूक्रेन और रशिया के मध्य युद्ध हो रहा, उसमें जो मदद किए गए रक्षा निर्यात के तौर पे, डेटा दरअसल मैं बता रहा हूँ, जितनी सामग्री भेजी गई, जितना गोला बारूद, टैंक, फोर्सेज आदि आदि का सहयोग मिला यूक्रेन को, उसमें से अकेले अमेरिका के द्वारा तकरीबन 45% के आसपास, या यूं माने 50% के आसपास अकेले जो सहयोग है अमेरिका की तरफ से दिया गया। स्वाभाविक तौर पे जब आपको कोई इतने बड़े स्तर पे, उस समय जब आपकी अस्तित्व के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वहां मदद कर रहा, तो आपको उनकी बात सुननी होगी। ये तो थी उनकी बातें, अब इसके ऊपर नहीं जाएंगे। फिलहाल अमेरिका और रूस और भारत के बीच त्रिकोणीय संबंध को समझने का प्रयास करें। भारत के ऊपर हमेशा इस बात का जोर यूं कहले लगाया जाता है, इस पर एक बहुत बड़ा दबाव रहता है अमेरिका की तरफ से कि आप रूस से बहुत ज्यादा निर्यात, जो भी ये संबंध है, रक्षा निर्यात है, आयात है, उसको ना करें। इससे फायदा ये होता है, फायदा तो छोड़िए, उससे उनको ये चीजें नहीं है दरअसल, मतलब अमेरिका को इस बात का डर नहीं है कि क्यों ले रहा, क्या मेरे ऊपर हमला करेगा, बिल्कुल नहीं। दरअसल अगर कोई दुश्मन है, स्वाभाविक तौर पे भी दुश्मन ही मानेंगे, है ना, अगर दुश्मन नहीं है तो दोस्त भी नहीं है।
तो अगर कोई एंटी पार्टी है, वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा, तो उनके अगेंस्ट में जो भी ग्रुप हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, ये सब अभी एक तरफ है, तो उनको समस्याएं होंगी। जब जब अमेरिका, आप कीजिएगा, रूस अपने आर्थिक सशक्ति की ओर बढ़ेगा, उनको समस्याएं होंगी, क्योंकि अंततः वो उन्हीं को चैलेंज करने वाले हैं। तो जो प्रतिद्वंदिता होती है ना, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ चैलेंज मिलता है, जब आप किसी देश से ये करते हैं। तो अमेरिका के द्वारा हमेशा ये भारत के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप तेल ना खरीदे। और आपने देखा भी था भारत में, सॉरी, जब ये युद्ध हो रहा था तो भारत के तकरीबन 563, 560, 550 एवरेज अगर आप मान लो, 550 कंपनियों पे अमेरिका के द्वारा ये लगाया गया था, मतलब प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध किस मतलब बहाना, आप देखिए, मान लीजिए भारत की कोई कंपनी है और वो बोट वगैरह बनाती है, बोट मतलब नाव छोटा वगैरह होता है ना, उस प्रकार का वो बनाती है। अमेरिका का ये कहना था कि आपने नाव तो बनाया, लेकिन नाव वहां बेचा जहां रसिया इसको यूज कर रहा था युद्ध में, तो इस प्रकार से आपके ऊपर बैन लगाया जाता है। बैन लगाने के बाद बहुत सारी समस्याएं होती है, उन समस्याओं पे नहीं जाऊंगा, बट फिलहाल मैं ये कह दूं कि अगर बैन लग गया तो आप जो वैश्विक बाजार है उससे मतलब बहुत ज्यादा कट हो जाते हैं आप। जैसे आपका अगर कोई मतलब अमेरिका में बैंक है और वहां पैसे वगैरह हैं आपके कंपनी का, तो वो सीज हो जाएंगे, ना निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। बहरहाल मैं ये समझाना चाह रहा, दरअसल समझने का प्रयास कर रहा कि यदि आप बहुत ज्यादा किसी देश के ऊपर निर्भर हैं, विशेष तौर पर रक्षा आयात के सेंस में, तो बहुत जगहों पे आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए क्या चुनौती है, मैंने आपको भी फिलहाल थोड़ा सा बताया। तो सामरिक, इसी को कहते हैं सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक जो भी स्वायत्तता होती है ना, इंडिपेंडेंसी, जो भी नॉन बना लेंगे, इंडिपेंडेंट का उसको बना लेंगे, जो भी है। बहरहाल तो नहीं, कभी कभी ध्यान में नहीं आ पाता है। तो सामरिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि भारत अपनी जो स्वदेशीकरण है उसको, सॉरी, जो रक्षा क्षेत्र है उसको स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण बनाए। इसमें एक और बातें कही जा रही कि जब हम इस प्रकार की चीजों को, विशेष तौर पे रक्षा आयात संबंधी चीजों को अपने स्तर पे, अपने घरेलू स्तर पे बनाते हैं, तो एक शब्द यूज होता है रक्षा आपूर्ति, वो बाधित नहीं होता है। जैसे मान ली जाए अभी युद्ध हो रहा था, मतलब हो भी रहा है रशिया और यूक्रेन में। इस यूक्रेन और रशिया युद्ध के दरमियान शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा जो रक्षा आपूर्ति है, विशेष तौर पे खाद्य आपूर्ति है, वो बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित हुआ था। आपने देखा होगा, इनफैक्ट पता होगा आपको कि यूरोप में विशेष तौर पे जितना गेहूं है दरअसल, है ना, वो यूक्रेन के माध्यम से जो विश्व की वैश्विक बाजार है, तो बहुत ज्यादा ये कहें तो उनका एक योगदान है। तो युद्ध होने के बाद जो खाद्यान्न समस्याएं हैं यूरोप में बढ़ गई थी, यूक्रेन के द्वारा जो ये है गेहूं है उसका निर्यात न होने के कारण। उसी प्रकार से जब आपके देश में या फिर आपके वैश्विक व्यवस्थाओं में कुछ अस्त व्यस्त होती है, और स्वाभाविक तौर पे इतनी बड़ा देश, इतना बड़ा दुनिया है दरअसल, कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में कुछ न कुछ इस प्रकार से होती रहेगी, जिससे ये पूरा विश्व जो है प्रभावित होता रहेगा। अभी 5 साल पहले तकरीबन पिछले मतलब 2020 के आसपास कोविड-19 जैसी महामारी हुई, तो वहां भी आपूर्ति श्रृंखला बहुत बड़े पैमाने पे क्षतिग्रस्त हुआ। आपूर्ति श्रृंखला एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसे आप अगर समझेंगे तो जब इकोनॉमी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल आपूर्ति श्रृंखला कहने का मतलब ये ना, मान लीजिए मैं ये पेन बनाना चाह रहा हूँ, मतलब मेरी एक कंपनी है जो पेन बनाती है, तो इस पेन बनाने में रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा ये कहें तो यूज होता होगा, इंक है, फाइबर है, और फिर क्या क्या है, प्लास्टिक है, जो भी चीज है, हालांकि फाइबर तो प्लास्टिक हुआ, मतलब इसमें इसको बनाने में 4 से 5 हो सकता है, मैं हाइपोथेसिसली बता रहा कि 4 से 5 जो रॉ मटेरियल है वो लगता होगा। संभावना ये भी है कि 5 मटेरियल में 5 मटेरियल जिस देश में आप बना रहे वहां नहीं मिलता होगा, है ना। हो सकता है जो इंक है वो आपको रसिया से आयात करना होता होगा, हो सकता है आप जो ये कैप है दरअसल वो अमेरिका से आयात करना होता होगा। और यदि किसी कारणवश ये आपूर्ति श्रृंखला, आई मीन ये जो व्यवस्थाएं हैं आयात का निर्यात का, वो नहीं हो पा रहा, जैसे कि कोविड-19 में हुआ कि आपकी सामान वहां नहीं जाएगी, उनकी सामान यहाँ नहीं आएगी, तो इस प्रकार से ना आना ना जाना ही एक प्रकार से जो ये है, क्या कहते हैं उसको, क्षतिपूर्ति कहते हैं ना, आपूर्ति श्रृंखला, वो बाधित होता है। तो वही जब अगर किसी वैश्विक अप्रतिम सिचुएशन में अगर आप मतलब स्वदेशीकरण, मतलब स्वदेश आधारित आप अपनी अवसंरचना को, विशेष तौर पे क्षेत्र की जो ये डिफेंस का क्षेत्र है, इसको बनाते हो, तो आपूर्ति श्रृंखला के बहुत ज्यादा जो टूटने का जो डर है, जो उसका जो एक कुपरिणाम है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भी जरूरी है कि आप अपने इस क्षेत्र को मतलब स्वदेशीकरण करें और आत्मनिर्भर करें। अगली बात इसमें ये कही जा रही, हालांकि जब हम बात करते हैं कि एक सवाल हो सकता है आपके जहन में कि हम कितना प्रतिशत
खुद का निर्यात करते हैं, आई मीन खुद का बनाते हैं, और कितना प्रतिशत हम आयात करते हैं। हालांकि ये चीजें अभी संतोषजनक डेटा जरूर है, लेकिन वर्षों पहले ये नहीं था। फिलहाल ऐसी डेटा आती है सिप्टी की, मैं बताऊंगा कि 65% जो सामग्री है रक्षा क्षेत्र का वो हम खुद बना रहे हैं फिलहाल अभी, और 15% सॉरी 35% के आसपास हम आयात करते हैं। ये चीजें संतोषजनक इसलिए भी है क्योंकि हम बहुत, अभी मैं बताऊंगा कुछ देर बाद एक डेटा आएगी, 2014 में जो हमारी रक्षा निर्यात थी महज 614 करोड़ 634 करोड़ के आसपास थी। एवरेज माने तो, मतलब पूरा पूरी माने तो अच्छे 100 करोड़ का निर्यात करते थे। अभी 2024 में ये तकरीबन 21,600 समथिंग, मतलब ओवरऑल माने तो 21,000 करोड़ का निर्यात कर पा रहे हैं। कहाँ 600 करोड़ का निर्यात होता था 2014 में, और अभी 2024 में 20,000 से ऊपर यानी 21,000 करोड़ का निर्यात होता है। तो ये चीजें बताती है कि हम कितने कम समय में कितना ज्यादा ये कहें तो अपने व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अभी संतोषजनक क्यों नहीं है ये मैं आगे बताऊंगा जब चुनौती की बात करेंगे तब। तो ये चीजें हैं। भारत के लिए स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण क्यों जरूरी है, क्यों महत्व है, इस क्रम में अगली बातें हैं। आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता का स्थानिक विनिर्माण। मैंने ये देखा है कि जब बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल ये चीजें होती है ना, सिचुएशन, तो शब्दावली आपके जहन में आती नहीं, क्योंकि मैं लिखा हुआ होता नहीं है। टॉपिक मतलब पॉइंट रहता है, उसको एलिब्रेट मैंने खुद ही करना होता है। तो बहुत बार ऐसा देखा है मैंने खुद कि जैसे कभी कभार मैंने कोशिश भी करा कि बाद में मैं सुनूं बहुत सी चीज को देखने के लिए, मेरी आई कॉन्टेक्ट कैसे है, शब्दावली का कैसे प्रयोग कर रहा, फ्लो कैसा है, तमाम चीजों को देखने के लिए तो बहुत सी चीजें सही लगती है, पर अभी भी बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। बहरहाल वो चीजें होती रहेगी, प्रैक्टिस से वो होता है, और बहुत ज्यादा चिंता करना सही नहीं है। तो चलिए इस क्रम में अगली बातें कही जा रही, आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता का निर्माण। जैसे एक सवाल मैं आपको कहता हूं, दरअसल जब मैं आर्थिक विकास की बात करते हैं तो हमारे देश में आपको इस बात की जानकारी होगी कि जो आर्थिक सशक्तता है हमारे देश की, वो कहीं ना कहीं हमारी जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है टर्सरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर कह देते हैं, वो निभाता है। परसेंटेज भाई दरअसल 55% के आसपास उनका योगदान है। लेकिन रोजगार देने के क्रम में सबसे ज्यादा जो है वो कृषि सेक्टर हमारे जो है वो भूमिका अदा करती है। तकरीबन 46 से 47% जो रोजगार है अकेले कृषि सेक्टर में है। और मैंने कई बार पिछले 2-3 दिनों में कृषि सेक्टर को कैसे बेहतर किया जाए, तमाम जो बातें हमने विस्तार से करी। फिलहाल अब ये समझेंगे कि अगर हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के माध्यम से, आई मीन जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस क्षेत्र है, इसके माध्यम से कैसे हम सुदृढ़ कर पाएंगे। पहली बात ये कि अगर आप इस व्यवस्था को अपने देश में जो भी विनिर्माण संबंधी चीजें हैं, जो रक्षा उत्पाद से संबंधित जो मतलब ये विनिर्माण है, दरअसल इसका अगर उस प्रकार की पर्यावरण को स्थापित करेंगे अपने अर्थव्यवस्था में, तो पहली बात तो ये कि रोजगार का सृजन होगा। तो ये बातें कही। दूसरी बात, रोजगार कहाँ होगा। अभी मेरे पास एक डेटा था, दरअसल डेटा ये है इसी में ही कि जो रक्षा उत्पाद है, या अगर मैं ये सवाल आपसे करूं कि हमारे देश में कितने ऐसे कंपनीज हैं, छोटे और बड़े मिलाकर स्टार्टअप हैं जो रक्षा संबंधी जो उत्पाद है उसको बनाते हैं, तो ये चीजें बहुत पहले नहीं थी। फिलहाल अभी 16,000 के आसपास है, और 400 ऐसे कंपनीज हैं जिनको लाइसेंस प्राप्त है, मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनकी वस्तुओं को निर्यात भी की जाती है। वैसे कंपनीज जो है 400 है। ये डेटा भले ही संतोषजनक इसलिए भी है क्योंकि बहुत पहले कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट ना के बराबर, और अभी 16,000 कंपनीज हैं, सॉरी स्टार्टअप्स हैं छोटे मोटे, जिसको एमएसएमई कहते हैं। यूं कहें तो एमएसएमई में 16,000 ऐसे कार्यबल हैं, आई मीन ऐसी संस्थान है जो इनके उत्पाद में कहीं ना कहीं भूमिका निभा रही। खैर ये बातें रही। दरअसल हम इस महीने का प्रयास करें कि आर्थिक विकास कैसे होगा, तो वही मैंने कहा कि अगर आप इन प्रकार की क्रियाविधि को आप अपने एमएसएमई में और बढ़ा करके उत्पादन को यूं कहें तो एक उत्पादित करने का, अगर उसको क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट अगर आप बनाएंगे, तो ये धीरे धीरे और समस्याएं सकारात्मक रूप में घटेगी। दरअसल एक डेटा मुझे ध्यान में आ रहा, इनफैक्ट नहीं आ रहा, एक सेकेंड, खैर कोई बात नहीं। अब ये था डेटा, मतलब ये मैं 1,27,000 को ऐसे ही कुछ है, मतलब जो भी है, खैर 1.27 लाख करोड़ के आसपास होगा जहां तक मुझे ध्यान में रहा। मतलब ये कि हमारे देश की अभी वर्तमान अर्थव्यवस्था में कितना जो वैल्यूएशन है रक्षा उत्पाद का कितना ज्यादा है,
तो 1.27 लाख करोड़ का। मैं ये डेटा इसलिए भी नहीं, मतलब इसलिए भी बता रहा क्योंकि इतनी बड़ी, जैसे मैंने आपको भी बताया है कि 4 लाख करोड़ का तकरीबन बजट है डिफेंस का। और अगर 4 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है और आपके बाजार में इन प्रकार की जो, मतलब जो रक्षा उत्पाद हैं या रक्षा उपकरण है उनको बनाने वाली कुल वैल्यूएशन का ही तकरीबन 1.2 लाख करोड़ है, तो ये चिंता का सबब है, ये परेशानी बताती है आपको। तो इस प्रकार से इस डेटा को आप क्रिटिकल तरीके से देख सकते हैं, सोच सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है आर्थिक विकास में ही कि नए नए स्टार्टअप होंगे, रोजगार का सृजन होगा, ये बातें हमने कर ली। अगली बात इसमें कही जा रही कि जब हम अपने अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षमता को बढ़ाएंगे तो जो स्थानीय विनिर्माण है वो व्यवस्थित होगा, और स्थानीय विनिर्माण बढ़ने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जिसमें पहले कि मैंने आपको कहा है थोड़ा सा कि एमएसएमई मजबूत होगा। और किसी भी देश के लिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना डेवलप्ड कंट्री हो, रशिया ही क्यों ना हो, चाइना ही क्यों ना हो, अगर आप अपने अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाइड तरीके से आगे प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं तो आपको एमएसएमई पे ध्यान देना होगा। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम जो भी कंपनीज है, दरअसल इंटरप्राइजेज, दरअसल ई मतलब इंटरप्राइज है। तो ये जो इस प्रकार के छोटे छोटे कंपनीज हैं, जितना ज्यादा सुदृढ़ होंगे उतना ही ज्यादा आपको कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इस प्रकार से दरअसल इस पॉइंट पे कुछ ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा व्याख्यान की आवश्यकता नहीं थी। अगली बात, दरअसल हम ये समझने का प्रयास कर रहे चाहते हैं कि हमारे देश में या यूं कि हमारे अर्थव्यवस्था में यदि भारत स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण की जो व्यवस्थाएं स्थापित करता है तो क्या लाभ होगा। लाभ के क्रम में अगली बात है निर्यात क्षमता और वैश्विक रक्षा कूटनीति। मैंने तो स्माइल नहीं करा फिलहाल। हो सकता है, नहीं नहीं, कई बार कई चीजें है ना आपके मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस में चीजें चलती रहती है, तो कोई बात नहीं। निर्यात क्षमता और वैश्विक रक्षा कूटनीति जो फायदे हैं अलग ही है। निर्यात क्षमता इन द सेंस, मैंने अभी अभी आपको कई आंकड़ों से गुजारा, जिसमें एक बात हमने कही कि 2014 के आसपास भारत का जो निर्यात था तकरीबन 600 करोड़ के आसपास था, और अभी तकरीबन 21,000 करोड़ का निर्यात कर पा रहा। तो अगर आप अपनी व्यवस्थाओं को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे स्वदेशी तौर पे, तो आपकी निर्यात क्षमता और बढ़ेगी, और ये भारत के लिए बहुत उज्जवल भविष्य का बात है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप निर्यात कर पाएंगे, दूसरी सब जो मैंने आपको कहा कि वैश्विक रक्षा कूटनीति, आज अमेरिका पूरे देश में, पूरे वैश्विक परिदृश्य में अपनी दादागिरी, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट अगर दादागिरी अगर इस प्रकार से दिखा रहा है तो उसके पीछे का वजह सिर्फ यही है कि उनकी जो एक प्रकार से रक्षा में, दरअसल सेकेंड, मैं बात कर रहा था, हाँ, दरअसल इसलिए उनकी ज्यादा ये हो पा रही है, उनकी बात चलती है क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनमें बहुत बड़ी हिस्सा। दूसरी बात ये कि शायद ही कोई एक ऐसा देश रहा होगा जो मतलब अगर आयुध निर्यात कर रहा तो अमेरिका से उसके संबंध नहीं रहे होंगे। भारत भी है, अमेरिका से ये करता है। हालांकि भारत जब निर्यात की बात करें तो तकरीबन 100 ऐसे देश हैं जिनको अपनी रक्षा उत्पाद है वो निर्यात करती है, जिसमें अमेरिका भी है। अमेरिका भी भारत से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आयात करता है। कौन सी चीजें, मान लीजिए किसी प्रकार के छोटे मोटे या तकनीक है, सॉरी तकनीक नहीं, कोई वस्तु है, या फिर जैसे आप नाव वगैरह की ही बात कर ले, हालांकि नाव तो नहीं है, मैं एग्जैक्ट नहीं ध्यान कर पा रहा और मैं गेस करने से बचूंगा क्योंकि ब्लफिंग हो जाएगी फिर। पर हाँ, जैसा कि मैंने देखा पढ़ा कि अमेरिका भी भारत से बहुत सी चीजों को निर्यात करता है। किन चीजों को मैं ये बता सकता हूँ, मतलब किन चीजों को नहीं, पर हाँ कैसी चीजों को, मतलब ये कि मान लीजिए ये कलम है, पेन है, पेन अमेरिका भी बना रहा और भारत भी बना रहा। अगर अमेरिका पेन को बना रहा उसकी कीमत लग रही 10 रुपये, और अमेरिका अगर भारत जो बना रहा उसकी कीमत लग रही 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, तो स्वाभाविक तौर पे अमेरिका चाहेगा कि 5 रुपये का जो है वो बचत हो और फिर डायरेक्ट भारत से खरीद लिया जाए। तो इस प्रकार के जो भी रक्षा आयुध सामग्री हैं उनकी जो क्रियता है दरअसल अमेरिका के द्वारा खरीदा जाता है, दरअसल मतलब एक लफ्जों में कहे तो ये बातें हैं रक्षा निर्यात और वैश्विक रक्षा कूटनीति। हाँ, वैश्विक रक्षा कूटनीति को कैसे हम समझने का प्रयास करें, तो वो ये कि मैंने अभी बताया ही आपको, शुरुआत में भी हमने विस्तार से ये समझने का प्रयास करा कि रक्षा कूटनीति के लिए ही दरअसल भारत को ये कदम उठाना चाहिए कि स्वदेशी और आधुनिकीकरण किया जाए। स्वदेशी स्तर पे, इंडिजिनस स्तर पे, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, जो ये स्लोगन है ना, जो हमारी योजना है ना, उसके लिए।
तो वैश्विक रक्षा कूटनीति मतलब ये कि अगर आप मान लीजिए जैसे अभी तेजस है, ब्रह्मोस है, और फिर जैसे फिलीपींस को भारत बहुत मतलब ये है ना, क्या नाम है उनका, पनडुब्बी का, है ना, वो दिया है, मैं नाम भूल रहा। अगर आप किसी भी देश को अपनी रक्षा आयुध सामग्री अगर आप देते हैं, यूँ कहें तो बेचते हैं या निर्यात करते हैं, बेचना वर्ड शब्द नहीं है, मतलब यहाँ नहीं सही है, पर हाँ, अगर आप निर्यात करते हो तो स्वाभाविक तौर पे आपका एक जो सॉफ्ट पावर है वो स्थापित होता है। तो बड़े बड़े देश तो छोड़िए, छोटे छोटे देश पे भी अगर आप इस प्रकार से अपने सॉफ्ट पावर के तौर पे जैसे अमेरिका बनाए हुए अगर बना पाते हैं, तो वैश्विक कूटनीति में आपको लाभ पहुंचेगा। तो वैश्विक कूटनीति यानी कि जिसको हम कहते हैं वैश्विक रक्षा कूटनीति, उसमें भी भारत को लाभ मिलेगा। खैर, तो ये थी बातें। तेजस आकाश मिसाइल एक आपने देखा होगा, ये तमाम चीजें हैं जिसको भारत बड़े पैमाने पर निर्यात करती है। और रक्षा निर्यात मैंने आपको बताया तकरीबन 30 गुना ज्यादा बड़ा है। उस वक्त तकरीबन 600 करोड़ के आसपास था, और अभी 2028 में, सॉरी 24 में 21,083 करोड़। अगली बात इसमें ये कही जा रही कि जब आप प्रौद्योगिकी मतलब इस प्रकार से निर्यात क्षमता और वैश्विक कूटनीति की बात करते ही हैं, तो एक और डेटा या यूं कहें तो एक और बात भी मुझे ये मतलब कभी कभी ये लग रहा है कि अभी गर्मी शुरुआत भी नहीं हुई जो मुझे इतना ये हो रहा है। अगर मैं एक बार स्टार्ट करूं फैन स्लो पे, पता नहीं इसमें आवाज कितना रहा होगा। पता नहीं इसमें आवाज कितना रहा होगा। दैट्स इरिटेटिंग आई थिंक। नहीं, आपके साइड में बहुत ज्यादा समस्या होंगी। बहरहाल मैं पसीने जो भी है झेल लूंगा। तो अगर आप इस प्रकार से इस क्षेत्र को स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो प्रौद्योगिकी नवाचार बढ़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा आपके डिफेंस सेक्टर के लिए सही है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है कि जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था का कोई एक अंग आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो वैश्विक जो इन्वेस्टर हैं उनका ध्यान आप आकृष्ट कर पाएंगे, खींच पाएंगे, और एफडीआई जो निवेश है वो दरअसल आपके देश में आ पाएगा, विशेष तौर पे इस क्षेत्र में। और हालिया मैंने आपको कई दफा बताया भी है कि इस क्षेत्र में 100% एफडीआई मंजूरी जो है वो भारत सरकार के द्वारा दे दी गई है। और किसी भी क्षेत्र में 100% एफडीआई देने का मतलब आप यूं समझे, मतलब सिर्फ डेटा के तौर पे नहीं, मतलब ये कि वो चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि बहुत तेज गति से इसकी जो विकास है उसको देखना चाहती है, और इसीलिए 100% एफडीआई भारत ने इसमें किया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार से आप ये जो बिजनेस को बढ़ाएंगे, एफडीआई को अगर आमंत्रित करेंगे, तो स्वतः आपके देश का ये जो क्षेत्र है दरअसल रक्षा क्षेत्र वो बढ़ पाएगा। और चूंकि आप आमंत्रित कर रहे हैं तो आपके अर्थव्यवस्था के लिए लाभ है ही। दूसरी लाभ के कई पर्सपेक्टिव भी हैं, जिसमें अपने रोजगार को देख लें, है ना, वो भी मिलेगा। बहरहाल ये थे कुछ लाभ दरअसल जिसे हमने समझने का प्रयास किया कि यदि भारत सरकार अपने देश में स्वदेशीकरण और मतलब स्वनिर्मित और आधुनिकीकरण की बात करे तो किस प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। अगली बात कही जा रही, भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण से जुड़ी बाधाएं या यूं कह लें चुनौतियां क्या हैं। स्वाभाविक तौर पर सरकार कब से ही इस चीज को करना चाह रही थी, जब से उदारीकरण हुआ उसके बाद तो विशेषता किया ही जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं कर रही थी, क्या समस्याएं थी, और अब ऐसा क्या यूं कहें तो कोइंसिडेंट हुआ कि भारत जो सरकार है वो कर चुकी है, मतलब करने को तैयार है। पहली बात कही जा रही महत्वपूर्ण रक्षा घटकों में तकनीकी अंतराल। स्वाभाविक तौर पे जब हम अपने इस देश के इस सेंसिटिव जोन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत माइन्यूट लेवल पे, मतलब बहुत छोटी से छोटी तकनीकी को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। और निसंदेह इस बात को स्वीकार करने योग्य, मतलब स्वीकार करना चाहिए देश को, हम सभी को, कि हमारा देश विशेष तौर पे इस क्षेत्र को पूरे तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, तेजस जो तेजस लड़ाकू विमान है ना, जिसे भारत ने बनाया, लेकिन जो एरो इंजन है, एरो इंजन कहने का मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए आपने तेजस बनाया है ना, जो भी है वो बनाया लड़ाकू विमान, उसमें जो इंजन लगेंगे, हमारे पास उतनी बेहतर तकनीक नहीं है कि मैं उसके इंजन को बना सकूं। तो हालांकि तेजस के लिए भारत के जो ये क्या नाम है, एक कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है, मतलब एरो इंजन को ही बनाती है वो, मतलब ऐसा इंजन जो एरोप्लेन आदि में वो हो सके, लड़ाकू विमान में हो सके, तो उसके मदद से
जो भारत है तेजस का निर्माण किया था। तो वही बातें कही जा रही कि जो रक्षा घटक हैं और उनके लिए जो एक तकनीकी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो विशेष तौर पे भारत कहीं ना कहीं लैग करता है। और लैग करने का वजह भी है, मैं वजह बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कई दफा ये बात को मैंने जिक्र किया आपसे कि रिसर्च और डेवलपमेंट में भारत बहुत पीछे है। और कुल बजट का यूं कहें तो जीडीपी का 0.7% ही रिसर्च और डेवलपमेंट पे, जो नवोन्मेषण है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उस पर खर्च करती है। कोरिया, साउथ कोरिया दरअसल एक छोटा सा देश है जो अपने बजट का 5% इनोवेशन पे खर्च करता है। 2.5 से 3% के आसपास दरअसल चाइना करता है, 4% के आसपास दरअसल अमेरिका करता है। और चूंकि उनका कम, अगर अमेरिका कम भी करे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो अपने पीक लेवल पे पहुंच गया है ना। लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी पैमाने पे रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत कहीं ना कहीं पीछे है, और इस पीछे होने का वजह मैंने बताया। हालांकि अभी जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा जो रणनीतियां बदली जा रही है, निसंदेह आने वाले दिनों में रिसर्च और इनोवेशन का हब बनेगा भारत, विशेष तौर पर रक्षा के क्षेत्र में। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया ही कि 100% एफडीआई का निमंत्रण इस बात को सीधा सीधा इंगित करता है कि आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा रिसर्च और इनोवेशन होने हैं भारत के इस क्षेत्र में फिलहाल। तो वही बातें कही जा रही कि महत्वपूर्ण रक्षा घटकों में तकनीकी अंतराल इन द सेंस जो तकनीकी चाहिए तकनीकी नहीं है। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि हमारे पास जो कार्यबल है, दरअसल एक सेकेंड, दूसरी बात हमारे देश में जो इंजीनियर, अगर एक तौर पे कह दे तो, जो इन सब चीजों को देखते हैं, उनके पास भी इतना ज्यादा स्किल नहीं है कि जो डिमांड है और जो उनके पास है वो फुलफिल कर सके। एक गैप बना हुआ है, एक अंतराल बना हुआ है। फिर से मैं वही कहूंगा क्योंकि उस प्रकार के क्रियाविधि हमारे देश में संचालन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये समस्या है। दूसरी समस्या दरअसल भारत, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि भारत अपने देश में रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण करना चाहता है तो उसके संबंध में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चुनौतियां में पहली बातें क्या कही कि हमारे पास प्रॉपर तकनीक नहीं है। दूसरी बात, निजी क्षेत्र की कम भागीदारी। और मैंने अभी अभी हालांकि बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी एक डेटा आया था सिप्री की तरफ से, वो ये कि जितने रक्षा निर्यात हुए, मैंने अभी बताया तकरीबन 21,000 करोड़ के आसपास रक्षा निर्यात हुआ, उनमें जो क्या नाम है, पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर, हाँ प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी तकरीबन 21% के आसपास है, जो कि संतोषजनक नहीं है। क्योंकि आप इतने बड़े क्षेत्र को अगर 80% आप खुद ऑन कर रहे हैं, भारत सरकार की मैं बात कर रहा, तो कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी ही बहुत ज्यादा। क्योंकि आप इसको ऐसे समझे ना, सरकार की अपनी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन इस बात का होता है कि उनके पास एक निर्धारित समयावधि और निर्धारित जो बजट आवंटन है वो होता है। मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 0.7% भारत सरकार की जो जीडीपी है उनका मतलब ये R&D यानी कि रिसर्च और इनोवेशन में आएगा। एक तो कम पैसा है, उसके ऊपर से आप पूरी के पूरे पैसा जो है रिसर्च और इनोवेशन में तो नहीं लगा देंगे। रिसर्च और इनोवेशन आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी करना है, आपको रक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत करनी है, दूसरी एजुकेशन के क्षेत्र में आपको करना है, और भी कई चीजें हैं जहां रिसर्च और इनोवेशन की यानी कि नवोन्मेष की आवश्यकता पड़ती है। वहां आपको बजट का जो है वो एक हिस्सा लगाना है। तो इस हिस्सा में कम बजट के साथ, और चूंकि रक्षा विभाग की बात करी जा रही थी, इसमें बहुत खर्चीले इनोवेशन होते हैं। जो रिसर्च और डेवलपमेंट की जो एक प्रोसेस है दरअसल वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो जब भी खर्चीले की बात आती है और उच्च तकनीक की बात आती है तो आपको प्राइवेट प्लेयर ही आगे बढ़ाएगा, और प्राइवेट प्लेयर के ना होना फिलहाल ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के इस क्षेत्र के लिए। तो ये एक चुनौती है, और यही एक चुनौती बहुत पहले से चला आ रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा विकसित जो होना चाहिए था नहीं हो सका। और 2014 तक मैंने आपको बताया ही कि मात्र 600 करोड़ का ही निर्यात हो पाता था। मैं डेटा ध्यान में इसलिए रखता हूँ, उससे आपको ओवरव्यू पर चलता है कि हाँ वास्तविकता क्या है। वैसे आप पढ़ने को मतलब कहानी के तौर पे जो भी आप ये चीज करें, अश्विनी रावत ऑफिशियली, ओके सर, हाँ जी ओके, पर आप किस सेंस में ओके कह रहे? तो वही मैं कहना चाह रहा था दरअसल कि निजी क्षेत्र की कम भागीदारी है और उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी है। दूसरी बात आप यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र की मैं बात कर लूं, अगर प्रतिस्पर्धा कंपटीशन अगर आप नहीं ला पाए तो वो क्षेत्र बहुत ज्यादा जो समृद्ध या यूं कह ले आगे नहीं जा पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जियो आने से पहले आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, हमारा ये जो तकनीक व्यवस्था है, टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है, उसमें तकरीबन गिने चुने लोग थे
और बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। जियो के आने के बाद कंपटीशन बढ़ी। आज देखिए कि हम जो पहले 100 रुपये 200 रुपये में 1 जीबी 1.5 जीबी खरीद मतलब बाई करते थे, पैक आता था, आज 100 200 250 में तकरीबन 30 जीबी और इनफैक्ट 45 और 50 जीबी के आसपास आता है। ये संभव कैसे हो पाया? ये संभव तभी हो पाया जब कंपटीशन बढ़ा हमारे इस क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में। वही बातें कही जा रही कि जब आप प्राइवेट प्लेयर को स्थान दे करके कंपटीशन बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह आपके जो छोटे छोटे ये सेक्टर है जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उसमें कंपटीशन की भावना आएगी और कंपटीशन की भावना आते ही स्वतः वो विकास करने लगेंगे। तो कंपटीशन लाने के लिए, प्रतिस्पर्धा लाने के लिए भी जरूरी है कि आप निजी क्षेत्र की भागीदारी को इस क्षेत्र में बढ़ाएं। है चुनौती में अगली बातें कही जा रही है प्रशासनिक विलंबन। प्रशासनिक विलंबन का एक मैं ये पढ़ रहा था, वो बातें क्या थी मुझे नहीं पता और संभवतः आपको भी जानने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ किसी प्रोजेक्ट को मतलब कोई एक प्रोजेक्ट था जो 1983 में मतलब परमिशन दिया गया। 1983 में परमिशन दिया जाता है और जाकर 2016 में उसके परमिशन के बाद जो चीजें बननी चाहिए, मान लीजिए एक उत्पाद है जो, और ये रक्षा उत्पाद है, 1983 में परमिशन मिला कि हाँ आप ये बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाते 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 2016 आ जाता है। ये मैं इसलिए दरअसल ये मतलब एग्जाम्पल बता रहा कि इससे कितनी ज्यादा समस्याएं हैं, विशेष तौर पे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, आप समझेंगे। और जब ये सवाल करा गया, जब सवाल पूछा गया कितना विलंब क्यों हुआ, तो कुछ ऐसा बात निकल कर आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। मान लीजिए किसी भी प्रकार की अगर आप लाइसेंस लेने जाओ या फिर कोई सरकार से अनुमति लेने जाओ तो वर्षों लग जा रहे हैं अनुमति देने में। तो अगर आप प्रशासनिक विलंबन करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल अगर आप प्रशासनिक विलंबन करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाना बहुत मुश्किल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब शायद आप समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं थोड़ा सा मैं बता दूं। मान लीजिए मुझे किसी भी प्रकार का व्यापार करना है तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी ना हो, मतलब सिंगल विंडो सिस्टम जैसी चीजें हों कि जिस भी प्रकार की कागजात की जरूरत है एक विंडो सिस्टम पे मुझे बुलाओ, मैं सारी कागजात दिखाऊंगा, फिर मैं अपना बिजनेस कर सकूं। इसी को ही दरअसल सिंगल विंडो सिस्टम भी विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। हाँ ये बात भी है कि रिश्वत लिए बगैर ना लोग सरकारी कार्य नहीं करते। आज दो नाम से आए दरअसल, ऊपर भी अश्विनी रावत ऑफिशियली और एक फिर आपका दरअसल अश्विनी मिश्रा। आपसे तो मैं परिचित हूँ। तो वही कहा जा रहा है कि अगर निजी क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो आपके अंदर जो नवाचार प्रतिस्पर्धा है वो तेज होगा और फिर संभवतः आपकी जो एक प्रोग्रेस है वो हो पाएगी। तो ये बातें थी। अगली बात, खैर ये तो हो ही गया। समस्या में, चुनौती में अगली बात कही जा रही अपर्याप्त रक्षा अनुसंधान, और मैं इसे कई बार आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं ये कह दूं कि कुल जीडीपी का तकरीबन 0.6% मैंने कहीं पढ़ा था, पर आज मैंने देखा कि 0.7% है। तो 0.7% ऑफ जीडीपी मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए है, जो कि पर्याप्त नहीं है। और इसको मैं कहता हूँ ज्यादा ध्यान में देने की आवश्यकता है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र को आगे ले जाने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहें, नवोन्मेष होता रहना चाहिए, तभी चीजें जो हैं वो आगे बढ़ पाएगी। तो ये चीजें हैं। अगली बात कही जा रही सामरिक उपकरण हेतु आयात पर निर्भरता। सामरिक उपकरण करने का मतलब क्या? जैसे पनडुब्बी हो गया, है ना, पनडुब्बी हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे विमान है, लड़ाकू विमान है, जिनको हम पूरे तरीके से आप किसी दूसरे देश से आयात करते हैं। जैसे क्या नाम था फाइटर जेट जो रसिया से आया था, मतलब नाम जो भी रहे, ये कहा जा रहा है कि जैसे पनडुब्बी वगैरह भी है जो बहुत क्रिटिकल होते हैं आपके रक्षा व्यवस्था के लिए, वो आप सीधे तौर पे भारत जो है वो आयात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चुनौती है, क्योंकि मान लीजिए कल को दुनिया में कोई भी किसी का दोस्त किसी का दुश्मन हो सकता है। अभी रसिया और भारत के संबंध जो है बेहतर है ना, रूस, और संभावना है कि आगे ना हो बेहतर, क्योंकि आप ये मानकर कभी नहीं चल सकते एक देश के तौर पे कि जिस देश के साथ मेरी दोस्ती है वो हमेशा बनी रहेगी, है ना। तो मान लीजिए उनको तो पता है कि आपके देश में क्या क्या समस्या, मतलब ये है जो भी रक्षा संबंधी जो क्या कह सकते उपकरण है, तो आपके लिए एक अस्तित्व का भी खतरा हो सकता है। सीधे तौर पर ये कहें कोई दो व्यक्ति अगर लड़ाई करता है और हमें पता है कि आपके पास क्या है, तो फिर मेरे लिए आपके ऊपर विजय पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं भारत को देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। एक चुनौती है कि हम विशेष तौर पर उन रक्षा सामग्री को, उन रक्षा मतलब उपकरण को जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जो बहुत ज्यादा उपयोगी है, उसको स्वतः बनाए। इसलिए ये कहा गया है कि हम दरअसल स्वदेशीकरण की ओर आगे बढ़े। तो ये थे समस्या। दूसरी बात इसमें ये भी कहेगी कि अभी भी
भारत के पास कोई उन्नत जब भी ड्रोन की बात आती है, जैसे अभी आर्टिफिशियल आधारित ड्रोन आ रहा है, और भारत अभी अमेरिका के साथ एक डील करने वाला है, पता नहीं अभी हुआ या नहीं, लेकिन जब अमेरिका और भारत के बीच जब ये वार्तालाप हुई थी, आई मीन द्विपक्षीय वार्ता, उसमें ये बात हुआ था, निकल कर आया था कि भारत ये डिमांड कर रहा है कि जो ड्रोन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, उसको मतलब ये खरीदे, लेकिन अमेरिका नहीं देना चाह रहा था, लेकिन मना भी नहीं किया था, बहुत सी चीजें प्रोसेस में चल रही थी। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ना कि जो अभी अभी तकनीक मतलब आया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ड्रोन है, ये सब कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। तो इस प्रकार के नवोन्मेष आई मीन जो नवोन्मेषित तकनीक है, उसको भारत सीधे तौर पे आयात कर रहा है। ये चीजें कही जा रही है, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए, स्वायत्ता के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या है। तो ये थे चीजें। अगली दरअसल ये चुनौती थी, ये मुद्दे थे जिसको हमने कुछ पॉइंट में समझने का प्रयास किया। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं कि रक्षा स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है, किन प्रकार के प्रयास को इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि ये समस्याएं जो बहुत ज्यादा दिख रही है कम हो सके या खत्म हो सके। पहली बात, रिसर्च और डेवलपमेंट तथा पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करना। स्वाभाविक तौर पे, जैसे कि मैंने कई बार इस बात को दोहराया, मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि कोई भी क्षेत्र हो, आप अपने देश तो छोड़िए, आप व्यक्तिगत तौर पे देख लें, आप कितनी भी मतलब, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे उम्मीद है जो देख रहे होंगे तकरीबन स्टूडेंट वो भी होंगे, या फिर कहीं ना कहीं जो छात्र, एक है ना, छात्र हो या नहीं, लेकिन छात्रता जो है ना, विद्यार्थी का जो एक वो है, वो होना चाहिए आपके अंदर, सीखने की ललक वगैरह तमाम चीज जो भी है। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा कि मैं जिस भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा निपुण हूँ, आई मीन मान लीजिए मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो, वटेवर, अगर मैं ये मानकर बैठ जाऊं कि बहुत ज्यादा मैं उसमें प्रोफेशनल हूँ, एफिशिएंट हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको वीक हो जाएगा वो सेक्शन, और कहीं और फिर आगे आप निकल जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ जोड़ने की बात कही जा रही कि आप अगर ये मानते हैं कि हमारे देश में जो रक्षा निर्यात है वो बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, ये बात सही है, लेकिन किसी चीज का एक पिक होता है ना, अगर उस पिक के बियॉन्ड अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक स्थायित्व है, एक जो मरणावस्था जिसे कहते हैं, वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो आपकी जो एक शिथिलता है, शिथिलता आए उससे पहले आपको कहीं ना कहीं नवोन्मेष करने की आवश्यकता है। आपको ये मानकर नहीं बैठना है कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है इसमें कुछ भी जो गुंजाइश है सुधार की नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। और मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि भारत अगर ये सोचता है, दरअसल ऐसा नहीं सोच रहा होगा, बट मैं हाइपोथेटिकली ये बातें कह रहा कि विगत वर्षों में भारत की जो भारत की जो उछाल है, भारत का जो ग्राफ है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो तेज गति से बढ़ रहा, इसको और बढ़ते रहे सस्टेनेबल तरीके से, इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। दूसरी बात इसमें ये कही गई कि पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इन्वायरमेंट भी इस प्रकार का बने, इस प्रकार का क्रिएट हो जिसमें आप कहीं ना कहीं एमएसएमई को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। और इस आपको पता होगा कि मान लीजिए भारत के जो डिफेंस सेक्टर है, इसमें अगर रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है तो कौन करेगा? तंत्र है डीआरडीओ, आपने नाम सुना होगा, जो इस डिफेंस सेक्टर को मतलब यूं कहें तो कैसे अपडेट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें एक और बातें कही गई, इसमें एक और बातें कही गई कि जो प्राइवेट प्लेयर है और जो आपका भारतीय विंग है, आई मीन सरकारी विंग डीआरडीओ जिसे मैंने कहा, इन दोनों को मिल करके आगे काम करने की आवश्यकता है, इन दोनों को मिल करके रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। अगर दोनों मिल करके नवोन्मेष करेंगे तो निस्संदेह नए नए अनुसंधान के माध्यम से एक नई नई चीजें आ पाएंगी और फिर भारत अपनी सशक्तता की ओर आगे बढ़ पाएगा। खैर, स्वदेशी आई मीन रक्षा स्वदेशी और आधुनिकीकरण के लिए भारत क्या उपाय करेगा? पहला हमने कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाए। दूसरी बात ये कही जा रही कि जो वर्तमान कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें, इसको भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे अपने रिसर्च में, ताकि कम समय में ज्यादा जो विकास हो सके। बहरहाल अगली बात है निजी क्षेत्र एवं एमएसएमई एकीकरण को सुदृढ़ करना। जैसे जब मैं एमएसएमई के क्षेत्र की बात कर रहा था तो मैंने काफी दफा इस बात का प्रयोग करा था कि हमारे देश में जो एमएसएमई की व्यवस्था है टियर 3 और टियर 2 शहरों में है। टियर 3 और टियर 2 जो शहर है दरअसल जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई जो है वो इन प्रकार के शहरों में है। तो आपको क्या करना होगा? विविधीकरण, जिसको कहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर इन्वायरमेंट। एक तरीके से ऐसा ना हो किसी को दिल्ली या फिर महानगर
जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहीं बहुत बेहतर वातावरण हो इस प्रकार के स्टार्टअप को करने के लिए। आपको टियर 3 टियर 2 शहरों में भी इस प्रकार के पर्यावरण स्थापित करने हैं। ये कैसे होगा? आपको प्रॉपर अवसंरचनाएं बनानी होंगी, आपको प्रॉपर वहाँ जो लैब आधारित मतलब लैब है ना, वो करना होगा। या फिर किसी प्रकार का अगर वो क्या उसको कहते हैं, जैसे बन गया उसके बाद हाँ टेस्टिंग वगैरह करना है तो उसके लिए प्रॉपर वहाँ अवसंरचना हो। मान लीजिए मैंने कोई हेलीकॉप्टर बनाया, आई मीन कोई ये बनाया, उसको टेस्टिंग करना है तो उसके लिए वही पर्यावरण हो, मुझे कहीं दूर ना जाना पड़े। तो अगर ऐसा हो पाएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्कोप जिसे कहते हैं ना, अगर हो पाएगा तो निस्संदेह भारत की ये जो एमएसएमई सेक्टर है विशेष तौर पे रक्षा क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाएगी। और जब भी अगर आप दूरदर्शिता के साथ मजबूती के साथ बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे स्तर पे जो है इन्हें यूं कहें तो एकीकृत करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना है भारत सरकार को। इसमें एक और चीज ये भी कही कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, जिसमें मतलब एक तो ये विचार सही है कि चलिए बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे एक सवाल तो होता है ना। तो वही इसमें फिर से मैं जो समस्याएं थी एमएसएमई का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ना हो पाना, तो इसमें कहा जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि जो रक्षा अधिकरण प्रक्रिया है, रक्षा अधिकरण प्रक्रिया डीएपी, दरअसल हाँ डीएपी, डिफेंस एक्वाजिशन प्रोसेस, ये बातें थी, इसको तेज किया जाए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए रक्षा क्षेत्र जो है, इनको अगर कोई सुई भी खरीदनी है ना, मान लीजिए कोई सुई भी खरीदनी है, जैसे पेन है, मान लीजिए पेन ही खरीदना है और इस पेन से ना जो सैनिक है वो वार करेगा अपने दुश्मन देशों पे। अगर खरीदना है तो सबसे पहले इसके लिए प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाता है, बहुत प्रक्रिया के बाद, है ना, बहुत प्रक्रिया के बाद डिफेंस मिनिस्टर के पास जाता है। डिफेंस मिनिस्टर इस पे निर्णय लेते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया जो मतलब ये अनुमति मिल पाती है कि हाँ आप खरीद सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है जिसको हम एक्वाजिशन कहते हैं, हिंदी में बात करें तो अधिग्रहण कहते हैं ना, अधिग्रहण कहते हैं। तो ये अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत तेज गति से ऐसी बातें कही जा रही है। इसी का परिणाम था अधिग्रहण प्रक्रिया, एक्वाजिशन जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, बहुत स्लो होने के कारण सन 82-80 के दशक में जो एक चीजें बनाने की शुरुआत हुई थी और 2016 के आसपास वो जाकर पूरा हो पाया। तो इस प्रकार से चीजें मतलब तेज करेंगे तभी संभव हो पाएगा कि ये जो क्षेत्र है वो आगे मतलब वृद्धि कर पाए, विकास कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि प्रयास में उपाय में क्या करें ताकि बेहतर हो पाए, वो है वैश्विक मूल उपकरण निर्माता के साथ साझेदारी। खैर मैं कह रहा था वैश्विक जो मूल उपकरण निर्माता है उनके साथ साझेदारी। वैश्विक निर्माता का मतलब क्या? स्वाभाविक तौर पे अगर आप किसी भी प्रकार के नवोन्मेष करना चाहते हैं या फिर नए कार्य करना चाह रहे हैं तो आपको एक गाइडलाइंस की आवश्यकता होती है। संभवतः जैसे मैं अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में हूँ तो मुझे कैसे व्यक्ति, कैसे इंसान की आवश्यकता होती है, कैसे टीम की आवश्यकता होगी जो मुझे गाइडलाइन करे कि हाँ आपको आगे कैसे करना है। उसी प्रकार से अभी भारत, जैसा कि मैंने आपको कहा ही कि रक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में जो तकनीक होनी चाहिए भारत के पास नहीं है। अगर मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत मतलब प्रसिद्ध कंपनियां जो बड़ी बड़ी निर्माण कंपनी हैं दरअसल रक्षा क्षेत्र के उपकरण का, उनके साथ अगर आप साझा करेंगे, उनके साथ अगर पार्टनरशिप करेंगे तो दो चीजें होंगी। पहली बात तो ये तकनीक मिलेगा, दूसरी बात ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बाजार मुहैया होगा। मान लीजिए अमेरिका की कोई एक कंपनी है जिसका बहुत बड़ा मतलब स्थायित्व है विश्व के मार्केट में, वर्ल्ड इकोनॉमी में, आई मीन वर्ल्ड मार्केट में। अगर आप उनके साथ साझा करके वस्तु का निर्माण करते हैं तो कहते हैं एडवर्टाइजिंग में वो मतलब बाजार में आपकी उपस्थिति दर्ज कराएगी, फिर आपके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं वो बिक पाएगी। और भारत का लक्ष्य तो सिर्फ ये नहीं है कि हम स्वनिर्मित करके अपने ही घर को भरे, कहीं ना कहीं निर्यात को बढ़ाने की भी जरूरत है। आई मीन जो एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण ये भी है कि हम इतना निर्माण कर लें कि हमारा आयात तो कम हो ही, निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि हम जो एक आर्थिक स्थिति है, जो डॉलर की कमी है, उसको पूर्ति कर सकें। तो इसलिए आपको जो वैश्विक मूल उपकरण निर्माता कंपनियां हैं उनके साथ साझा करने से एक फायदा मिलेगा। दूसरी बात इसमें यह भी कही जा सकती है एक सेकेंड, खैर मैं क्या कह रहा था, हाँ वैश्विक मूल उपकरण के साथ अपने साझा करना। तो दो फायदे मतलब हमने देखे कि एक तो मतलब एक बाजार मिलेगा, दूसरा तकनीक मिलेगी।
तीसरा क्या है कि एफडीआई भी संभवतः आ सकेगी, क्योंकि अगर आप बड़े, जैसे अभी अमेजन है ना, मान लीजिए मैं एक कोई नई कंपनी बनाया, कोई नया स्टार्टअप शुरुआत करा अपने नाम से या किसी भी नाम से, जो उसी संबंधी अमेजन संबंधी जो भी क्रियाविधि है, ई कॉमर्स का जो संचालन हो रहा है उसी प्रकार से कर रहा। मान लीजिए मैं एक प्रपोजल दिया अमेजन के साथ कि हाँ मैं आपके साथ टाई अप करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मिल करके काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। निसंदेह अगर मान लीजिए मौका मिल गया करने का, तो मेरी जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा आ जाएगा। मतलब ये कि जो एफडीआई या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि अमेजन के साथ मिलकर के काम कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा से ज्यादा फायदे होंगे। उसी प्रकार से अगर आप बहुत प्रतिष्ठित कंपनी जो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी है उसके साथ मिलकर के आप करेंगे, तो साथ होने के नाते भी आपके देश में, आपकी इस अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में एफडीआई आएगी, पैसा आएगा, जो भी आप कह लें। तो अंततः तो आर्थिक सशक्त ही होना है। ये तमाम चीजें जो भी ताना बाना हम या आप या सरकार करने के प्रयास कर रही है, आर्थिक सशक्त मतलब इकोनॉमिकल फायदे हो, अंततः लाभ, मतलब ये जो ये है वही है। हम सभी भी खैर पता नहीं इस बात को आप कैसे लेंगे, जो भी हम पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं किस लिए, ताकि अंततः हम अपने जो स्वावलंबन है, आर्थिक स्वावलंबन, वो इख्तियार कर सके, वो अपना सके। बहरहाल ये थे मजाक की बातें। तो इस प्रकार से अगर हम बहुत बड़े 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 कंपनियों के साथ टाई अप करके अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे तो अनेकों अनेकों अनेक फायदे होंगे, और अंततः फायदा हमारे अर्थव्यवस्था को होगा, और अगर अर्थव्यवस्था को होता है तो भारत के हर नागरिक को होगा। तो ये थे आज के एक्सप्लेनेशन जिसे हमने समझने का प्रयास किया, और ये भी देखने का प्रयास किया कि अगर हम अब तक पीछे रहे तो उनके पीछे का वजह क्या रहा। क्योंकि मेंस में वे फॉरवर्ड में ये चीजें आ सकती है कि पीछे होने का वजह ये रहा, अब हम ये कर रहे हैं तो आगे ये चीजें बेहतर हो जाएगी। तो ये थे आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया एंड शुभ रात्रि। चाहिए कैंसिल नहीं हुआ? ओके।